हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर समीर पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक नेक्स्ट लेक्चर की, यानी लेक्चर नंबर 3 की। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सेल की जो हमने स्टार्ट करी थी, इसका थर्ड लेक्चर है आज बेटा। एक बार थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सेल थ्योरी की बात करी थी, जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उसके बाद सेल थ्योरी पढ़ी थी। सेल थ्योरी में बेटा हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ ली थी, एक बार उसको थोड़ा सा याद किया जाए। सेल थ्योरी में हमने कहा था बेटा कि जैसे सेल की डिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट का योगदान था। हमारे हुक साहब थे, रॉबर्ट हुक, हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे और एंटोन वन लिवेनहुक थे। इन तीनों का योगदान था सेल की डिस्कवरी में। ऐसे ही सेल की जो थ्योरी है, इस थ्योरी को बताने के लिए भी हमारे 2 साइंटिस्टों का योगदान था, स्लेडन और स्वान। मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान, इन दोनों का योगदान था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे स्वान साहब थे, ये हमारे जूलॉजिस्ट थे और जो स्लेडन थे ये हमारे बॉटनिस्ट थे। इस बात को हमने रिलेट करने के लिए आपको बताया था कि स्वान एक बर्ड भी होती है, तो यहां से आप रिलेट कर लीजिएगा एनिमल की स्टडी हम लोग करते हैं जूलॉजी में, जिसको जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और वो जूलॉजिस्ट कौन है? हमारे स्वान साहब। ठीक है, मतलब एक छोटी सी ट्रिक है केवल याद करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन बॉटनिस्ट था कौन जूलॉजिस्ट था। ठीक है, अब स्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी कैसे दी, इस बात को बताते हुए हमने आपको कहा था कि चूंकि वो बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने अपनी रिसर्च प्लांट पे करी, इधर ये जूलॉजिस्ट थे, पर वही चालाकी आगे निकलने की आकांक्षाओं ने इनको दोनों पे स्टडी करने पे मजबूर कर दिया कि इनने सोचा कि केवल प्लांट पे ही नहीं, हम ऐसा करते हैं कि प्लांट पे भी स्टडी करते हैं, एनिमल पे भी स्टडी करते हैं। और बाद में इन लोगों को एक बात पता लगी, इन लोगों को क्या, हमारे स्वान साहब को एक बात पता लगी कि हालांकि दोनों, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बन रही है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट क्या था कि एनिमल सेल के बाहर एक पैलिएबल सी लेयर थी जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर प्लांट सेल की बात करी जाए तो प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड लेयर थी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने आपको एक डिफरेंस बताया था कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। कब हम किसी चीज को हाइपोथेसिस बोलते हैं और उस चीज का जब प्रूवन मिल जाता है तो वही हाइपोथेसिस हमारी थ्योरी में बदल जाती है। यही हुआ था बेटा हमारी सेल थ्योरी के साथ भी। सेल थ्योरी में जब पहली बार स्लेडन साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि द बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, इसी बात से प्रेरित होकर स्वान साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसमें उनको पता लगा था कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन जैसे ही इनने ये बात बोली तो स्लेडन भाई गुस्सा आ गए। इनने कहा कि भैया चालू हमने किया था, 1838 में हमारी एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था, 1839 में आपने परफॉर्म किया है। पहली बात तो आपने हमको देख काम चालू किया, उसके बाद अब आप क्रेडिट सारा खुद लेना चाहते हो कि आपने एक लाइन पास कर दी कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जबकि प्लांट की खोज हमने चालू करी थी। तो फिर दोनों के योगदान को परस्पर मद्देनजर रखते हुए एक बात निकाली गई कि सेल थ्योरी में प्लांट और एनिमल हटा के ऑर्गेनिज्म डाल दिया जाए, क्योंकि इस धरती में पाए जाने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है। ठीक है, तो लास्ट में हमने पॉइंट पढ़ा था कि सेल थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाय बोथ स्लेडन एंड स्वान। और वो सेल थ्योरी क्या थी? बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, यहां पर हमने प्लांट और एनिमल को हटा के डाल दिया ऑर्गेनिज्म। तो जो फाइनल सेल थ्योरी थी उसमें आपको ऑर्गेनिज्म वर्ड का यूज करना होगा, प्लांट या एनिमल का नहीं। ठीक है बेटा, और यहां पर यह भी लिख दिया गया कि फॉर्मुलेटेड बाय बोथ स्लेडन एंड स्वान, किसी एक का नाम नहीं लिया गया, किसी एक को पूरा क्रेडिट नहीं दिया गया, दोनों का ही परस्पर योगदान था सेल थ्योरी को देने में। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें क्लियर हो गई थी। अब चलना है इसके आगे। इसके आगे बेटा चलते हुए एक बात आपको बताते हैं कि आपने क्लास में एक चीज नोटिस करी होगी कि सपोज कोई टीचर आपको बातें करता पकड़ ले तो वो आप पे डायरेक्टली अटैक नहीं करता है। वो क्या करता है कि आपको पहले खड़ा करता है कि अच्छा ऐसा है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके बारे में बताओ। फिर अगर गलती से तुमने जवाब दे दिया तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन पुटअप करता है, यानी कि वो तब तक क्वेश्चन पूछता है जब तक आप फंस ना जाओ। जनरली यही चीजें होती हैं, हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। तो
अब ये बात हम यहां पर क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक रीजन। जब बेटा स्लेडन और स्वान ने ये थ्योरी दे दी तो जो बाकी साइंटिस्ट थे, अब इनके अंदर थोड़ी सी जेलसी आई, यार ये तो इन लोगों ने एक ठीक ठाक काम कर दिया गया, ऐसे तो क्या है कि इनकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अब कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी जेलसी जेलसी में इनने क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। तो इनने क्या कहा कि भैया तुमने कहा कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, चलो मान ली तुम्हारी बात, ठीक है, ये बताओ कि नया सेल कहां से आता है। मान लिया कि तुम्हारी बात सच है कि ये ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से ही मिलकर बना है, तो बताओ भैया कि ये जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट हैं, तो उसमें नया सेल कहां से आ रहा है, नए सेल कैसे बन रहे हैं। क्योंकि भैया हमको इतना पता था कि जाइगोट के डिवीजन होके कहीं ना कहीं, अब तब नहीं पता था, आज पता है, आज हमें पता है कि डिवीजन हो के जाइगोट एक सिंगल सेल जाइगोट पूरा एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बना देता है। पर तब तो पहली बार बेटा सेल डिस्कवर हुआ था, तब तो ऐसा कुछ नहीं पता था। तब इस बात में भैया दोनों ही भूल गए, न स्लेडन इसका जवाब दे पाए न स्वान जवाब दे पाए कि नया सेल कहां से आ रहा है। बॉडी सेल से बनी है या सेल के प्रोडक्ट से बनी है ये अलग बात है, नया सेल आ कहां से रहा है ये बताने में दोनों ही फेल हो गए। तब इनसे बढ़ के एक साइंटिस्ट और आगे आए, रेडोल्फ वर्को। रेडोल्फ वर्को बेटा वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात का तोड़ निकाला कि ये नया सेल आ कहां से रहा है। तो जब भैया रेडोल्फ वर्को ने हाथ खड़ा किया कि भैया इसका जवाब हम देंगे, तो उनसे पूछा गया कि चलो भैया ठीक है तुम ही दो, कि आया कहां से नया सेल। तो उनने अपने जवाब में एक स्टेटमेंट पास कर दी, और वो स्टेटमेंट क्या थी बेटा, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला। जैसे ही बेटा इनने ये स्टेटमेंट पास करी, तो बाकी सबने कहा क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप, हमने आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा कि नया सेल कहां से आ रहा है, और आप उल्टी सीधी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, ना जाने इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा यार रुको भैया सब्र करो, बता रहे हैं क्या मतलब है। तो उनने इसका मतलब बताते हुए कहा कि अगर इसका हम तुम्हें मीन्स बताएं, तो इसका मीन्स निकल के आता है कि एवरी न्यू सेल is arises from pre-existing cell। मतलब समझ रहे हो बेटा, इनने अपनी स्टेटमेंट देके ये बताया कि नया सेल कहीं बाहर से नहीं आता है, बल्कि अपने ही पुराने सेल की डिवीजन से आता है। बेटा इनकी एक स्टेटमेंट ने तूफान ला दिया था, इनकी एक स्टेटमेंट पास हुई और आपका एक नया चैप्टर आ गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि हम अगला स्टार्ट करेंगे। सेल फिनिश होने के बाद अगला चैप्टर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। बेटा थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने सेल को स्टार्ट इसलिए किया ताकि आपके बायो का बेस बन जाए। अगर आपको सेल के बारे में चीजें पता होंगी तभी आप, मतलब किसी भी चीज की अगर एक छोटी चीज पता होती है तभी आप बड़ी चीज पढ़ने के कैपेबल होते हो। अब आगे हम कुछ चीजें बता रहे हैं और अब पता लगा हमने एनिमल टिश्यू चालू किया, पढ़ हम टिश्यू रहे हैं, हमें सेल ही नहीं पता, तो टिश्यू पढ़ने का फायदा क्या। इसलिए चालू हमने सेल किया है। सेल जैसे ही खत्म होगा तो हम अगला चैप्टर चालू करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब यहां पर आपको एक बात पता लग गई कि रेडोल्फ वर्कू ने एक चीज स्टेटमेंट दे दी, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, जिसका अर्थ क्या था कि एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां से हमें यह पता लग गया कि हर एक नया सेल अपने पुराने ही सेल से डिवाइड होकर आगे आता है। तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल फॉर्म होते हैं। तो हालांकि रेडोल्फ वर्कू ने सेल थ्योरी की फाइनल शेप तो दे दी, लेकिन इसके बाद भी इस स्टेटमेंट में एडवांसमेंट होते गए, और आज हम माइटोसिस और मियोसिस के कॉन्सेप्ट से भली भांति वाकिफ हैं, है ना, जो दोनों सेल डिवीजन की ही बात करते हैं। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, रेडोल्फ वर्कू। स्पेलिंग पे बेटा ना जाइएगा, ग्रामर के टीचर नहीं है, बायो के हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। अभी तक हमने क्या बात करी, एक बार अच्छा बोर्ड देख लीजिए फिर आपको वापस से बताता हूं। देख लिया बेटा, रफ कर दूं, चल।
सॉरी बेटा, सेल थ्योरी का जनरल कॉन्सेप्ट जो था वो तो हमारा स्लेडन और स्वान ने दिया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पुटअप कर दिया जाए कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, मतलब लास्ट में निखारा किसने, तब आप एक नाम और ऐड कर दोगे, रेडॉल्फ बर्कू साहब का। ठीक है, तो जैसे ये सेल थ्योरी हेडिंग पड़ी हुई है, तो अब सेल थ्योरी में आए तीनों पॉइंट्स को हम लोग लाइन से लिख लेते हैं। बेटा इसमें पहला पॉइंट क्या था? सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टू क्या था? स्टेटमेंट टू था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यहां पर बेटा प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है? टिश्यू। याद रखिएगा, ठीक है। सेल का प्रोडक्ट वही हुआ ना बेटा, कल सीक्वेंस बताया था लास्ट क्लास में। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। सीक्वेंस क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, द फाइनल स्टेटमेंट, जिसने सेल थ्योरी को हमारी फाइनल शेप दे दी, जो रेडॉल्फ वर्क्यू द्वारा दिया गया था। ये थर्ड स्टेटमेंट क्या था बेटा? एवरी न्यू सेल, एवरी न्यू सेल is arises from pre-existing cell। समझ गए बेटा? ये जो लाइन से बेटा तीनों स्टेटमेंट लिखी हैं, ये है आपकी सेल थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल थ्योरी क्या है, तो आप स्लेडन और स्वान की कहानी सुनाएंगे उनको, यानी कि अपने आंसर्स में स्लेडन और स्वान के बारे में लिखेंगे, उनकी डिस्कवरी के बारे में लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा एलेबरेट करके पूछा जाए कि हु गिव द फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, तब आप रेडोल्फ वर्कू साहब का भी नाम ऐड करेंगे और उसमें यह बात बताएंगे कि रेडोल्फ वर्कू वो थे जिन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप देते हुए ये बात कही कि एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपकी सेल थ्योरी के ये तीन स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम थोड़ा सा पुरानी यादों को ताजा करें तो हमने कहा था कि आप अपने पूरे सेल को 4 सब टॉपिक्स में क्लियर कर लेंगे। उनमें से पहला टॉपिक क्या था? ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने थोड़ा सा सेल का हिस्ट्री पढ़ी कि सेल आया कैसे। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ, डिस्कवरी में तीनों साइंटिस्ट का योगदान देखा, ओवरव्यू को फिनिश कर दिया। फिर हमने अपना अगला टॉपिक उठाया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हमने स्लेडन और स्वान साहब के बारे में पढ़ा, रेडॉल्फ बर्कू साहब के बारे में पढ़ा, और सेल थ्योरी में आने वाले तीनों पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। क्या बेटा अब अपना थर्ड सब टॉपिक प्रोकार्योटिक सेल है, यानी कि अगर हम प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल को क्लियर कर ले तो हमारा सेल खत्म हो जाएगा। बेटा सुनने में आसान लग रहा है लेकिन है नहीं आसान, है ना। मतलब आसान का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। जब तक हम सामने खड़े हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। ठीक है, समझ में सब आएगा। लेकिन हाँ, सेल की डेप्थ में अगर जाना है तो यार बोर ना हो जाना, ठीक है, बने रहना साथ। मे बी 10 लेक्चर लग जाए सेल को खत्म कराने में, लेकिन ऐसा खत्म होगा कि फिर बेटा चाहे वो 9th में आया हो सेल, 10th में आया हो या 11th में आया हो, कहीं भी दिया हो सेल, आपको आता होगा। मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इवन आप नीट की भी तैयारी कर रहे होगे तो इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए। और अब अपने अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। बेटा प्रोकार्योटिक सेल में हम एंटर करें इससे पहले थोड़ा सा सेल के बारे में समझ लेते हैं कि सेल एक्चुअली में है क्या। आप लोग स्क्रीन पॉज करके बेटा ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। हो गया बच्चे? चलो,
सॉरी बच्चों। हाँ, तो बेटा हमने कहा कि प्रोकार्योटिक सेल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में सेल है क्या। बेटा सेल को जानने के लिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम किसी भी चीज को सेल कहेंगे कब। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ये सेल है तो हम क्यों कह रहे हैं। बेटा हम किसी भी चीज को सेल तब कहेंगे जब उसके पास ये तीन चीजें होंगी। तीन चीजें क्या हैं? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा होगा आपका साइटोसोल, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। बेटा घबराइएगा मत, अभी सब लाइन से क्लियर करूंगा कि ये है क्या, ठीक है। और लास्ट है बेटा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा हमने यहां पर इन तीन शब्द का क्यों चर्चा करी? हमने क्यों कहा कि हम किसी चीज को सेल तभी कहेंगे जब उसमें ये तीन चीजें होंगी? बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। हमने कहा कि ये रूम है, ये रूम है, तो आप इस रूम को रूम कब मानोगे? इस रूम में मान लो ये खिड़की लगी हुई है, ठीक है। हमने कहा कि ये खिड़की है यहां पर, तो ये क्या इस बात का प्रमाण है कि ये रूम है? नहीं है ना। मतलब बात समझने की कोशिश कर रहे हो? एक रूम है तो रूम में खिड़की हो या ना हो, दीवारें तो होनी चाहिए ना बेटा। मतलब रूम को बनाने के लिए बेसिक चीज क्या है? उसकी दीवार। अब खिड़की हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेन क्या थी? दीवारें, वो बाउंड्रीज जो इस एक स्क्वायर को अलग कर रही हैं, जिसको आप रूम का नाम दे रहे हो। यानी कि रूम का सिग्निफिकेंस तब है जब वो चार दीवारी एक स्क्वायर बना रही है। खिड़की है या नहीं, अब एक दीवार खड़ी कर दी उसमें खिड़की लगा दिया तो ये क्या रूम बन गया? नहीं बेटा, जब तक वो कवर्ड नहीं होगा तब तक वो रूम नहीं बनेगा। अब यहां पर हमने खिड़की और दीवारों को क्यों लाया है, एक बात बताते हैं। समझाना हम आपको ये चाह रहे हैं कि जैसे हमने आपसे कहा कि इतना सब जानते होंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल तो दोनों है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें और हम आपसे पूछें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके पास होता है, प्लांट सेल के पास या एनिमल सेल के पास, तो बेटा ये क्वेश्चन तो जायज ही नहीं। क्यों नहीं जायज है? क्योंकि बेटा हमने सेल अगर नाम लिया है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। अगर हमने इसको रूम कहा है तो रूम कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर चार दीवारें होंगी ही होंगी। अब खिड़की है या नहीं है ये अलग की बात है। खिड़की है यानी कि सेल वॉल है, खिड़की नहीं है सेल वॉल नहीं है, लेकिन चार दीवारें हैं तभी उसको रूम कहा। तो अगर हम सेल का नाम ले रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। बेटा याद करो पहला लेक्चर, जब पानी से पानी को अलग करना था तो एक ऑयली सी लेयर बनानी थी, केमिकल रिएक्शंस खुद को अलग कर रही थी, जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस थी, तो उनने खुद को अलग करने के लिए अपने सराउंडिंग में एक लिक्विड की लेयर बना ली थी, ऑयल की लेयर बना ली थी, लिपिड की लेयर। तो उनने क्या, कौन सी वो लेयर बनाई थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सेल को एनवायरमेंट देने के लिए, सेल को सेल बनाने के लिए पहला स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दुनिया में कोई भी प्रकार का सेल हो, अगर हम उसे सेल कह रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी। वो बात अलग है कि सेल वॉल होगी या नहीं होगी। बेटा धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पहले भी बताया था कि उसमें 5 किंगडम आते हैं, और उन 5 किंगडम में हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप ये जान जाओगे कि कौन किस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस में सेल वॉल होती है, किस में नहीं होती है, सेल वॉल होती है तो किस चीज की बनी होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती, या क्यों, मतलब क्या कारण है, फिर उसमें क्या होता है। सारी बातें जानने के लिए साथ में बने रहें, ठीक है। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने आपको कहा कि अगर हम किसी चीज को सेल कह रहे हैं तो सेल के पास ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहला क्या है? जेनेटिक मटेरियल। बेटा अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो सेल का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहले सेल थ्योरी में क्या बात करी कि रेडॉल्फ बर्कू साहब ने कहा था कि एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और यही सेल डिवाइड हो के पूरी बॉडी बना रहे हैं। बेटा अपने माता पिता को भी देखो ना, जैसे ही आपके घर में कोई बेबी पैदा होता है तो आप उसको देखते हो और सबसे पहले बोलते हो कि अरे इसकी तो शक्ल इसके फादर से मिल रही है, या इसका फेस इसकी मदर से मिल रहा है। ऐसा क्यों? बेटा
हुआ तो स्पर्म और एग का फ्यूजन ही है। फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ है और जाइगोट ने डिवाइड कर करके एक नया बेबी फॉर्म कर दिया। तो ये जो बेबी है इसमें माता पिता के गुण कहां से आए? वो स्पर्म में क्या पापा की शकल बही के आ गई थी? ऐसा तो नहीं होता है बेटा। स्पर्म तो एक सिंगल गैमीट है ना। तो गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो ऐसा क्या है जो उनकी शकल से इसकी शकल मैच होने लगी? डीएनए बेटा। होता क्या है, डीएनए क्या है, बुक लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड में जा रहे हो और रोड में लिखा हुआ है कि यहां पर स्मोकिंग ना करें, तो आपको कोई मारने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ है, वो तो आप बोर्ड पढ़ोगे और समझ जाओगे कि यहां पर नहीं करनी है। हालांकि इसमें तो आप ये कह सकते हो कि हम तो करेंगे, दादागिरी झाड़ने लगोगे। इससे हटके एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। नया एग्जाम्पल क्या? आप जा रहे हो ट्रैफिक पे, रोड लाइट है। अब रोड लाइट ग्रीन हुई तो आपको पता है कि जाना है, रोड लाइट रेड हुई तो आपको पता है कि रुक जाना है। यानी कि आप चीजें देख के समझ रहे हो, वैसे ही काम कर रहे हो। तो ऐसे ही हमारे सेल में भी तो कुछ ऐसा होता होगा जिसको सेल देखे या पढ़े और वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करे। वो होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। यानी कि डीएनए वो चीज है या वो गाथा है जिसको पढ़ के या जिसके थ्रू ही सेल अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये डीएनए आता कहां से? हमारे माता पिता से, हमारी बॉडी में आता है। अब आया वहां से है तो वहां के कुछ फंक्शन लेके आएगा, मतलब वहां की कुछ चीजें लेके आएगा और वैसा ही कुछ काम अपने सेल को बताएगा, सेल वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ल, सूरत या सीरत हमारे माँ बाप से मैच होती है। ठीक है बेटा। तो यहां से ये पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल की प्रेजेंस के लिए। दूसरा बेटा लिखा हुआ है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। बेटा आपको भी पता है कि सेल ने खुद को अलग बाहर के एनवायरनमेंट से इसलिए किया था ताकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन से चल पाए, और वो केमिकल रिएक्शन चलाने के लिए उसको मीडियम तो चाहिए होगा। केमिकल रिएक्शन हवा में तो रन करेगी नहीं, मीडियम चाहिए होगा। वो मीडियम लिक्विड होता है। और क्या हमने आप लोगों को जब सेल का रॉ डायग्राम बताया था तो बता रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। और यही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बना रहे थे? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में अगर सेल मेम्ब्रेन ऐड कर दी जाए तो क्या बन जाता था? प्रोटोप्लास्ट। बेटा पुरानी बातें रिवाइज करते हुए चलना। पुरानी ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं, तुम साथ साथ बढ़ते जाओ, पुराना खाते जाओ। ये सब काम नहीं करने अपने को, ठीक है। पुराने हमेशा रिवाइज करके, पुरानी क्लास हमेशा रिवाइज करके नई क्लास देखिए। वैसे तो हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद से भी उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आसानी रहेगी नई क्लास समझने में। ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं चैप्टर से कनेक्टेड हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है। पुराना भूल गए तो नया बेटा कितना भी समझ लो, क्या फायदा, है ना। फिर ऐसे खाने को तो फिर सब खाते ही रहो। एक दिन 12th भी हो जाएगा, नीट आ जाएगा, फिर क्या 9, 10th, 11th, 12th सब तो खा गए, अब बचा क्या? तो ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। पुराने रिवाइज करते रहना है। और एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बायो में शब्द और लैंग्वेज ज्यादा होती है, ठीक है। एक एक थ्योरी को बताने के लिए 3-3 साइंटिस्ट आ जाते हैं, अलग अलग नाम है, लेंदी चैप्टर्स होते हैं, सिलेबस ज्यादा होता है। तो इसको दिमाग में रखा कैसे जाए? एक ही काम है बेटा, रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे आप चीजें तो धीरे धीरे वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर नहीं याद करना पड़ेगा। तो रिवीजन जरूर करें। सपोज एक क्लास खत्म हुई, आप नेक्स्ट क्लास में आए तो फर्स्ट क्लास रिवाइज करके आओ। आज थर्ड लेक्चर है तो आप फर्स्ट 2 क्लासेस जो हैं यानी लेक्चर 1 और 2 उनको रिवाइज करके आओ। जब हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे तो फिर 2, 3, 4 सब रिवाइज करके आओ। यानी कि पुरानी जितनी क्लासें होती जा रही हैं उनको आप रिवाइज करके ही आगे आइए। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जब तक हम सेल खत्म करेंगे तो आप जो ऊपर के लेक्चर्स हैं यानी कि लेक्चर 1 और 2 जो हैं उसको कितनी बार रिवाइज कर चुके होंगे। इसके बाद बेटा उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे। ये जो ये काम होता है ना बेटा कि एग्जाम के एक दिन पहले रात में बैठ गए, फिर बन गया अरे बट सब पढ़ने में लगे, ये सब काम नहीं करने हैं, ठीक है। ये पढ़ाई बस एग्जाम के दिन तक ही होती है कि उधर लिख के आए बस खत्म। इसके बाद तुम कौन हम कौन, सब्जेक्ट से सारा दोस्ती वोस्ती खत्म। तो ये काम नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि ये नॉलेज लंबे समय तक आपके साथ टिकी रहे तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, ठीक है बच्चे। वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी बताई रूम की टर्मिनोलॉजी से ऐड करके कि हम किसी रूम को रूम तब कहेंगे जब वहां पर 4 दीवारी होगी, खिड़की हो या ना हो ये सेकेंडरी बात है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल सेल के लिए क्या है पता लग गया।
अब साइटोसोल और साइटोप्लाज्म यहां पर लिखा हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिप होती है सेल की ऑर्गेनेलीज। अभी बेटा सब बताएंगे ऑर्गेनेली क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, धीरे धीरे सब जान जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है साइटोसोल, जरा भी घबराना नहीं। जैसे हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। समझ पा रहे हो बेटा, थोड़ा बना के दिखा देनी, आधे इसी में सो जाएंगे, क्या बके चले जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे। ये मान लो है आपका, दिख रहे हैं अभी, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस है, यहां ये जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। बात समझ गए? सुनो बेटा, ये जो फ्लूइड है यहां पर सेल की ऑर्गेनल्स डिप्ड होती हैं, ऑर्गेनल डिप्ड होती हैं, ठीक है। जब ऑर्गेनल डिप्ड है फ्लूइड में, तब इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सेल से सेल ऑर्गेनल्स हटा दी जाए, फिर जो उसके अंदर फ्लूइड बचेगा जिसमें वो ऑर्गेनल अभी तक डिप्ड थी, तब उस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म नाम ना देके बोल देंगे साइटोसोल, ठीक है। लिख दे रहा हूं आगे, फ्लूइड विदाउट ऑर्गेनल, बेटा कई लोग इसको ऑर्गेनल पढ़ते हैं, कई ऑर्गेनली पढ़ते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार जो चाहें वो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो यही है, ठीक है, समझ गए। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि सेल को सेल बनाने के लिए ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा एक बार, फिर रफ करूं। हो गया बेटा, चलो। अब बेटा आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे हम आपको सेल के टाइप बताएंगे। सेल के टाइप, वैसे तो जनरली सब जानते हैं कि सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी वे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? जैसे बेटा सपोज करिए कि आपके फोन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, फोन जो यूज किया जाता है, तो पहली बार जब बेटा फोन डिस्कवर हुआ तो वो कीपैड फोन था, ठीक है। अब वर्क वो भी कर रहा था, कॉलिंग उससे भी हो जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट होता गया और कीपैड चेंज हो गया किसमें, टच में। फिर टच में भी एडवांसमेंट होता गया, फिर अब तो मल्टीपल ब्रांड्स आ रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के फंक्शंस आ रहे हैं, स्टोरेज बढ़ाते जा रहे हैं, रैम रोम बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि हमने एक चीज गौर करी कि जब भी कोई नई चीज डिस्कवर होती है तो फिर धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट होती जाती है। यही बेटा हमारे सेल के भी साथ हुआ। जब पहली बार धरती में सेल बना तो बन तो गया, लेकिन अब क्या पहली बार में ही वो एक्यूरेट बन जाएगा क्या? नहीं। किसको किसको पता है कि प्रोकार्योटिक सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो मेम्ब्रेन लेस होती हैं, यानी उनके पास अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी बताते हैं। पहले ये बता दें क्या कि ऑर्गेनेली क्या होती है। चलो पहले ये सुन लो कि ऑर्गेनेली क्या होती है। बेटा जैसे अपनी बॉडी होती है, अपनी बॉडी को अगर तुम गौर करो तो इसमें क्या है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, यही है अपनी बॉडी। हाँ वो बात अलग है कि कई सारे ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर देते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन एक ही काम कर रहे हैं, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, हमारे इंटेस्टाइन्स हो गई, सब मिलके एक काम कर रही हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। लेकिन अगर एक चीज देखी जाए, गौर करी जाए अपनी बॉडी में, तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा सेल भी होता है, सेल भी तो एक लिविंग चीज है, उसके अंदर भी चीजें हो रही हैं, तो उन चीजों को परफॉर्म करने के लिए जो उसमें क्या बोलेंगे ऑर्गेनेली होती हैं, तो उन चीजों को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे अपनी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन से दे रखे हैं, ऐसी सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक
रोल को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनेली समझ में आई क्या होती है? इस बात को लिखते हुए हम आपको बताते हैं। इनसाइड द सेल सम specific function occur which is done by specific organelle। ठीक है बेटा, यहां से आपको यह समझ में आ गया कि ऑर्गेनेली क्या होती है। समझे? हमने क्या कहा? हमने कहा कि जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में कई तरीके के फंक्शन हो रहे हैं, उन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन दे रखे हैं। ऐसी सेल के अंदर भी तो बेटा कई सारे काम हो रहे हैं। प्रोटीन भी बना रहा है सेल, सेल रेस्पायरेशन भी कर रहा है, सेलुलर रेस्पायरेशन भी चल रहा है, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, कई सारी चीजें हो रही हैं सेल के अंदर। तो इन सारी प्रोसेस को करने के लिए सेल के अंदर, इन हर एक स्पेसिफिक प्रोसेस को करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। तो ऑर्गेनेली का मतलब समझ में आया? ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक, तो अब वापस से अपनी बात पे आते हैं कि हमने कहा कि जब पहली बार धरती में सेल आया तो उसमें उतनी एडवांसमेंट नहीं थी। एडवांसमेंट क्या नहीं थी? सपोज बेटा हमने आपको एक रूम दे दिया है ना, अब हमने कहा कि इस रूम में बेटा इतनी ही स्पेस है तुम्हारे पास, अब यहीं एक कोने में तुम कपड़े धुल लो, यहीं एक कोने में तुम अपना किचन बना लो, यहीं एक कोने में टीवी लगा लो, यहीं एक कोने में स्टडी टेबल रख के अपनी पढ़ाई कर लो। तो क्या बेटा ये पॉसिबल होगा? आप बताओ, कितना डिस्टरबेंस हो जाएगा। यानी कि एक काम दूसरे काम को कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा। पापा उधर चैनल में न्यूज देख रहे हैं, इधर हम पढ़ रहे हैं, इधर ना हमारी पढ़ाई हो पा रही, ना उधर पापा का मन लग रहा है टीवी में, उधर मम्मी को कपड़े धोने में लगी हैं, बर्तन धोने में लगी हैं, एक कोने बच्चा खेल रहा है। मतलब कितनी समस्या हो जाएगी। यही समस्या हुई बेटा हमारे प्रोकार्योटिक सेल के साथ। प्रोकार्योटिक सेल इवॉल्व तो हो गया, उसने खुद को अलग तो कर लिया आउटर एनवायरनमेंट से, लेकिन अभी भी जो उसके अंदर काम चल रहा था उसमें एडवांसमेंट नहीं हुई थी। सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो इसे हो क्या रहा था कि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर चीजें डिस्टर्ब होने लगी। अब भाई सबको एक रूम में ही एक ही रूम अगर दे दिया जाए और उसी में सब लोग अपने अपने काम कर रहे हो तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। तुम पापा से लड़ोगे कि पापा टीवी ना देखो मैं पढ़ रहा हूं, पापा मम्मी से लड़ेंगे कि मैं टीवी देख रहा हूं तुम उधर शोर मचा रही हो। तो एक दूसरे में सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही हो रहा था हमारे कुछ प्रोकार्योटिक सेल के साथ। बेटा सेल चाहे यूकार्योटिक हो चाहे प्रोकार्योटिक हो, उसके अंदर फंक्शन तो होंगे ही, इसीलिए वो सेल बनाई है। अब फंक्शन होंगे तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनेली तो होगी। अभी पढ़ते जा रहे हैं बेटा, इनसाइड द सेल स्पेसिफिक फंक्शन इज परफॉर्म बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनेली, अभी पढ़ा। तो ऑर्गेनेली सबके पास होगी, लेकिन प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में फर्क क्या था? प्रोकार्योटिक सेल के पास जो ऑर्गेनेली थी उसके पास अपने कंपार्टमेंट नहीं थे, यानी कि अपनी आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन नहीं थी। वो सब स्कैटर्ड पड़े हुए थे साइटोप्लाज्म में, यानी बिखरे हुए पड़े थे साइटोप्लाज्म में, जिसका जहां मन वो वहां वो काम कर रहा था। तो प्रोकार्योटिक सेल ने कहा यार देखो ऐसे तो काम ना चल पाएगा, ऐसे तो अपना ही नुकसान हो रहा है। तो धीरे धीरे प्रोकार्योटिक सेल में इवोल्यूशन के दौरान और चेंजमेंट होते गए, और उन्होंने कहा कि जैसे हमने खुद को आउटर एनवायरनमेंट से अलग कर लिया है, अब ऐसे ही अपने अंदर प्रेजेंट इन ऑर्गेनलीज को भी अलग अलग इन्वायरमेंट में सेपरेट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमने अपने ऊपर लिपिड की मेम्ब्रेन बनाई और खुद को अलग कर लिया, अब ऐसे इनके ऊपर भी लिपिड की मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी और इनको भी अलग करना पड़ेगा। यानी कि अब इनको एक दूसरे से अलग रखना पड़ेगा, तब जाके काम बन पाएगा। तो अब इसके लिए जो नया सेल आया, यानी कि प्रोकार्योटिक की एडवांसमेंट होते हुए जो नया सेल इवॉल्व हुआ, वो था बेटा हमारा यूकार्योटिक सेल। ठीक है, यानी कि प्रोकार्योटिक सेल की एडवांसमेंट होते हुए जो नया सेल इवॉल्व हुआ वो था हमारा यूकार्योटिक सेल। तो अब क्या बेटा एक डिफरेंस तो दोनों में पता लग गया आपको अभी, कि प्रोकार्योटिक सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनेली ए मेम्ब्रेनस होती है और यूकार्योटिक सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेनस होती हैं। नहीं बेटा, यूकार्योटिक सेल में जो ऑर्गेनेली पाई जाती है वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, ए मेम्ब्रेनस भी हो सकती है ना। कीपैड से जब टच आया
तो टच में अपने फीचर तो थे ही, कीपैड वाले भी थे, ऐसा नहीं है कि उसने उसको छोड़ दिया, है ना, समझ रहे हो। यानी कि जब प्रोकार्योटिक से यूकार्योटिक बना तो उसमें प्रोकार्योटिक के फीचर तो थे ही, अब एड ऑन हो गए अपने फीचर्स। ठीक है, तो इसके पास जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हर तरीके की होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और ए मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो यहां से हम लोग थोड़ा सा लिखना चालू करते हैं। आधो के मन में यही आ गया होगा, अरे बकते रहोगे कि खुद लिखाओगे भी। लिखा रहे हैं बच्चे, ऐसे नहीं कहते हैं सर को, कुछ भी कहते हो तुम लोग हैं। सेल जो होते हैं बेटा वो हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला क्या है, प्रोकार्योटिक, और दूसरा क्या होता है बेटा, यूकार्योटिक। ठीक है, यहां पर बेटा प्रोकार्योटिक में प्रो का मीन्स है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ। और यहां पर बेटा यूकार्योटिक में यू का मतलब है ट्रू टाइप ऑफ सेल। ठीक है बेटा, यहां से आपको एक क्या बात क्लियर हुई कि सेल हमारे दो तरीके के होते हैं, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जो सबसे पहले इवॉल्व हुए, और यूकार्योटिक में मतलब होता है ट्रू टाइप ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि प्रोकार्योटिक की एडवांसमेंट के बाद जो सेल बना वो कौन सा था, यूकार्योटिक सेल। इसके पास जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो ए मेम्ब्रेनस होती हैं। बेटा ये जो हम प्लेसेंटी लिखते हैं इसका मतलब प्रेजेंट है, जानते होगे आप लोग, है ना, नहीं जानते हो तो जान लो। यूकार्योटिक सेल में ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट। कौन कौन सी, मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और ए मेम्ब्रेनस। राइटिंग के लिए बेटा थोड़ा सा माफ करना, क्या किया जाए, बिमला तो लिखेंगे नहीं बैठ के बेटा, है ना, कि डेली एक पेज राइटिंग सीख रहे हैं, अब जो है सो यही है, किसी तरीके एडजस्ट करो, है ना। ठीक है, हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा, नोट करते चलिएगा। और आपको एक छोटा सा ज्ञान देना चाहेंगे, और वो ज्ञान क्या है कि हम बेटा जब आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बात हम बोर्ड पे लिखें, है ना। अब आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे हो, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बात बोर्ड पे लिखें। हम जो मुंह से बोल रहे हैं जैसे सुविधा हो, हिंदी में इंग्लिश में, उसको लिख लो बेटा, क्योंकि ये बातें अभी कहानी की तरीके सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, है ना, तुम्हारी तो कोई एनर्जी जा नहीं रही है, हम बक रहे हैं खड़े होकर, तुम बस लीड लगाए सुन रहे हो। तो इस बात को याद रखने के लिए इसको लिख लो बेटा, है ना, क्योंकि आगे काम आएंगी ये सारी बातें, वरना भूल जाओगे। आज तो लग रहा है कि सब समझ में आ रहा है, कल को भूल जाओगे। इनफैक्ट अगर कोई बात ये लग रही कि अरे ये इतनी छोटी सी बात कौन लिखे, उसको भी लिखो बेटा। ये छोटी तुम्हें आज लग रही है जब तुम ये चैप्टर पढ़ा रहे हो, 10 चैप्टर खत्म कर लोगे ना तो वो छोटी बात भी भूल जाओगे कि थी क्या। तो ये सारी दिक्कतें ना हो इसके लिए क्या करना है अपने को, हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलना है। हम लिखें या ना लिखें, तुम्हें एक्टिव रहना है। तुम जैसे ही सुनो कोई बात, तुम्हें लगे कि ये पते की बात है, तुरंत उसको लिख लो। ठीक है, ओके। बेटा जाहिर सी बात है कि हमको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, प्रोकार्योटिक सेल। लेकिन प्रोकार्योटिक सेल को पढ़ने के लिए
हमने आपको प्रिपेयर किया है, हमने आपको सेल की कहानी बताई कि हम सेल को सेल कब कहते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब इतनी बातें जानने के बाद तुम कैपेबल हो प्रोकार्योटिक सेल को पढ़ने के लिए। लेकिन बेटा मेरा मन कुछ और कर रहा है। क्या कर रहा है? हम सोच रहे हैं तुम्हें बेसिक सेल के साइज लिखवाते हैं। क्यों ऐसा मेरा मन कर रहा है वो भी सुन लो। असल में बेटा कुछ सेल के साइज ऐसे होते हैं जो सेल चैप्टर में नहीं दे रखे हैं, अलग अलग चैप्टरों में आते रहते हैं। तो वो सारे साइज अगर एक पास पढ़ लोगे तो याद रहेंगे। क्यों बेटा, सही बात है कि नहीं? तो पढ़ लेने चाहिए अपने को। तो प्रोकार्योटिक सेल पढ़ने से पहले हम सेल के बेसिक साइज और शेप पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं, बेसिक शेप एंड साइज। ठीक है बेटा। इतनी बातें बेटा यहां पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने कहा बेटा कि सेल में हम उसका बेसिक शेप और साइज देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेल को सेल क्यों कहते हैं ये पढ़ा। सेल को सेल बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है ये पढ़ा। सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सेल की कुछ बेसिक शेप और साइज होती हैं। अब बेटा ऑर्गेन मतलब सेल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ शेप या साइज तो होगा। अगर उसका शेप ना होता तो हमारी बॉडी का शेप कैसे होता, है ना। तो उसका शेप और साइज तो होगा। तो जो बेटा हमारा बैक्टीरियल सेल होता है ये लगभग 1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। 1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। क्या बेटा ये बात सही लिखी है? क्या ये बात सही लिखी है? नहीं बेटा नहीं लिखी है। इसको सही करने के लिए यहां पर चेंजमेंट करना पड़ेगा और इसको लिखेंगे 0.1, ठीक है। यानी कि जो हमारा बैक्टीरियल सेल होता है ये 0.1 to 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। काफी वेरी करता है इसका साइज। असल में इसके पीछे की कहानी है, 90% बैक्टीरिया बेटा 2 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। माइक्रोमीटर तो समझते हो ना बेटा, माइक्रोमीटर लिख दे रहा हूं वो भी पता लगा। ये बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, है ना। और माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ मीटर, है ना। ऐसे 1 मिलीमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर, अरे मिलीमीटर छोड़ो तुम नैनोमीटर देखो। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, है ना। ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इतनी तो मैथ जानते होगे ना बच्चे कि 11th में छोड़ने के बाद सब त्यागी दिए हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि बैक्टीरियल सेल का जो साइज होता है वो 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसको बताते हुए हमने कहा कि बेटा 90% बैक्टीरिया 2 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। बैक्टीरिया में एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उस ग्रुप का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यहां पर लिख दे रहे हैं माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बात देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा इज द ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। यानी कि जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उन सबको उठा के एक ग्रुप में रख दिया और ग्रुप का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा।
अब बेटा एक बात बताओ, अगर सारे छोटे बैक्टीरिया एक ग्रुप में आ रहे हैं जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, तो इसमें कोई ना कोई तो एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसका साइज सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा, है ना, इस पूरे ग्रुप में। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बेटा पीपीएलओ जो है तुम्हारा, ये वो बैक्टीरिया है जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। पीपीएलओ किस ग्रुप से बिलोंग करता है? माइकोप्लाज्मा। बेटा कंफ्यूज मत होना, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का ग्रुप है, और अब ग्रुप है तो उसमें कई सारे मेंबर होंगे, यानी कई सारे बैक्टीरिया होंगे। तो उन सारे बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा है, उसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया है जिसका साइज सबसे छोटा होता है, और साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। इतनी बात समझ में आई बेटा? बाकी के साइज देख लिए जाए। ये जो बेटा हमारा टिपिकल यूकार्योटिक सेल होता है, तो ये जो हमारा टिपिकल यूकार्योटिक सेल होता है, ये 10 टू 20 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, टिपिकल यूकार्योटिक सेल हमारा हो गया 10 टू 20 माइक्रोमीटर का। वायरस, हालांकि बेटा वायरस सेल नहीं है, वायरस सेल नहीं है, लेकिन साइज देख लिया जाए। साइज क्या होता है? 0.022 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है हमारे वायरस का। लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एक्स सेल। ये जो बेटा ऑस्ट्रिच एक्स सेल होता है, ये हमारा लार्जेस्ट सेल कहलाता है। ठीक है बेटा, यहां पर ऑस्ट्रिच एक्स सेल में कोई ऑस्ट्रिच का अंडा तो नहीं समझ रहा है? ये बेटा एग वो वाला एग नहीं है, ये एग गैमीट वाला एग है। जैसे फीमेल्स में गैमीट एग बनता है जिसको ओवम के नाम से जानते हो, ये वो वाला एग है, गैमीट है ये, है ना। ऑस्ट्रिच एग सेल लार्जेस्ट सेल है, गैमीट है ये। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग सेल हो गया। और हमारा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? बेटा हमारी बॉडी में पाया जाने वाला नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन के नाम से जानते हो, नर्व सेल। ठीक है, यानी न्यूरॉन। ये क्या है बेटा? ये लॉन्गेस्ट सेल। तो ये कुछ बेटा कॉमन साइज थे, साइज समझ में आए? साइज देख लो बेटा, फिर शेप की तरफ बढ़े। पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। आगे बढ़ा जाए, 1 2 3, चलो। तो हम लोगों ने बेटा क्या क्लियर कर लिया है? सेल का साइज क्लियर कर लिया है, कॉमन साइज। अब शेप क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, शेप ऑफ आरबीसी। दूसरा क्या है? शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी। और क्या पढ़ लिया जाए? हम्म, और कौन से कॉमन शेप बता दें भैया? अरे नर्व सेल का शेप देख लो, शेप ऑफ नर्व सेल।
एपिथेलियल सेल का शेप देख लो। और कुछ बचा? सॉरी, ट्रैकिड्स देख लो। बेटा नाम देख के घबरा ना जाना कि ये सब क्या नाम है, आगे धीरे धीरे सब जान जाओगे। हाँ तो बेटा ये जो हमारी आरबीसी होती है, ये इसका जो शेप होता है वो राउंड एंड बाइकॉनकेव। ठीक है, आरबीसी का शेप हमारा कैसा होता है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइडल शेप की होती है। बेटा जैसे हमारा बेटा अमीबा होता है ना, इरेगुलर शेप का, ऐसे ही ये डब्ल्यूबीसी भी लगभग इरेगुलर शेप की होती है, इसीलिए इसकी शेप को बोला जाता है अमीबॉइडल। ठीक है। नर्व सेल लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। और हमारा क्या है? एपिथेलियल सेल है। एपिथेलियल सेल बेटा, ये बेटा लगभग कोलुमिनार एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, तो कोलुमिनार एपिथेलियल में भी सेम बात लिख सकते हो, ये भी लॉन्ग और नैरो ही होती है। एक काम करो, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। लॉन्ग को नर्व सेल में तुम ब्रांच्ड लिख लो, ये सही रहेगा। नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, तो डेंड्राइट्स ब्रांच्ड प्रोसेस होती हैं, इसीलिए नर्व सेल की शेप बता दे रहे हैं ब्रांच्ड एंड नैरो। और वहीं पे तुम्हारा एपिथेलियल सेल, जो हम कोल्यूमिनार एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, तो इसकी शेप हो जाएगी लॉन्ग एंड नैरो। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो बेटा हमारे इलोंगेटेड होते हैं। शेप कैसा होता है? इलोंगेटेड। और ये जो हमारे मीजोफिल सेल होते हैं, इसमें बेटा तुम राउंड और ओवल कर लो। ये इसका शेप क्या होता है? राउंड एंड ओवल। तो ये कुछ कॉमन शेप हो गई बेटा। तो सेल के हमने आपको कुछ कॉमन साइज और कॉमन शेप बता दिए। बेटा हमने क्या क्या आज के लेक्चर में देखा? हमने आज के लेक्चर में पहले तो रिकैप लिया, जिसमें सेल थ्योरी देखी, सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने वाले रेडोल्फ बर्कू साहब थे, उनके बारे में देखा। उसके बाद हम एंटर कर गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोकार्योटिक सेल में। और प्रोकार्योटिक सेल में एंटर करने से पहले हमने आपको यह बताया कि सेल क्या होता है, सेल को सेल कहने के लिए कौन सी बातें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और सेल दो तरीके का होता है, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में ही एडवांसमेंट हुई, तब जाके हमारा यूकार्योटिक सेल बना। फिर उसके बाद सेल की हमने कुछ कॉमन शेप देखी, कुछ कॉमन साइज देखे। अब बेटा मेन हम आ रहे हैं टॉपिक पे, प्रोकार्योटिक सेल पे। प्रोकार्योटिक सेल पे हम एंटर करें इससे पहले हमको लग रहा है कि लेक्चर का ड्यूरेशन लगभग ठीक ठाक हो गया है। अब आप बोर होने लगे होंगे, एक आध सो गए होंगे देखते देखते, तो ऐसा करते हैं कि अब प्रोकार्योटिक सेल को नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ताकि एक नए टॉपिक की शुरुआत फ्रेशनेस के साथ करी जा सके, तो आपको वो समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।